कई ऐसी खबरें आई कि योगी सरकार में अंदरूनी खटपट है, केंद्रीय नेतृत्व योगी जी से नाराज है। मैं समझता हूँ योगी जी सा परिश्रमी राजनेता मिलना बहुत मुश्किल है। मोदी जी को मैं राजनेताओं में नहीं, जी जी, वो शायद दुनिया के अलग प्रकार के बने हुए मनुष्य हैं, उनमें दैवी गुणों का समावेश है। तो यूपी में जो पेपर लीक की जो घटनाएं होती हैं, जो कई सारे ऐसे एग्जाम हुए जिनमें पेपर लीक की मामले सामने आए, आपको क्या लगता है इसके मूल में क्या वजह है? मेरे 5 साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल उन्होंने कहा है कि अब जनता जब मुझे चुनाव जिताकर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी तभी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा दोबारा। लोकसभा के चुनाव हुए और 7 के 7 हार गए, तो इसके मतलब जनता ने आपको जी भ्रष्ट माना है। जी, राहुल जी का वो सुगोफा था 8,500 खटाखट चटापट पटापट आ जाएंगे, तो आज कर्नाटक की सरकार में अभी तक तो खटाखट हुआ नहीं 8,500। 2024 में जो रिजल्ट आया उसमें ऐसी कौन सी सीट थी जिसपे किसी का जीतना या हारना आपको सबसे ज़्यादा व्यथित किया? अयोध्या सीट का अफसोस अभी तक है। सर, लखनऊ हमेशा से आपकी कर्म भूमि रहा है और पिछले जब भी जितना भी समय आपका राजनीति में बीता वो उसका लगभग अगर कहा जाए 80% समय आपका लखनऊ में ही बीता है। तो लखनऊ की ऐसी कौन सी बात है जो आपको यहाँ से दूर नहीं होने देती, और कौन सी बात है जो सबसे पसंद है आपको इस शहर की? माननीय अटल जी कहते थे जी, पहली चीज़ तो बोलते थे कि रिटायर्ड हो टायर्ड नहीं। जी जी, और फिर दोबारा उन्होंने कहा कि अगर मुझे किसी ने रिटायर किया जी जी, तो मैं कहीं और ना रह के लखनऊ में रहूँगा। यहाँ के लोगों का प्रेम, व्यवहार, स्नेह, समर्पण, समन्वय जी जी, और एक दूसरे के प्रति लगाव, जी, मैं समझता हूँ कि ये एक अन्य जगह से अपने आप को अलग करता है। जी, यहाँ का इतिहास, यहाँ के लोगों की बोलचाल, यहाँ का खान पान सब अलग है। सर, आप 2006 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2006 में पहली बार लखनऊ के मेयर बने और फिर डिप्टी सीएम और काफ़ी कुछ आपने लखनऊ को देखा, काफ़ी कुछ मेयर के तौर पर। मैं 3 साल जी 3 बार जी जी, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हुआ बीजेपी यूथ का। जी जी, नहीं सर, मैं और उसके बाद मैं पर्यटन का चेयरमैन बना। जी जी जी, राज्य मंत्री का दर्जा था प्रदेश में। जी जी, और उसके बाद माननीय अटल जी ने मुझे जो युवा आयोग का मुझे बनाया था, और उसमें मैंने युवा नीति भारत सरकार की बनाई। जी जी जी, वो आज भी वही युवा नीति चल रही जो हम लोगों ने जी जी, का एक ग्रुप था 3 4 5 लोगों का, तो युवा आयोग के सदस्यों का, तो उन्होंने बनाया था, वही चल रहा है। उसके बाद मैं 2006 में महापौर बना और दूसरी बार फिर बना। जी जी, 11 साल में महापौर रहा। जी जी, और लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में सबसे बड़ी जीत का मेरा रिकॉर्ड बना। जी जी। सर, मेरा प्रश्न ये था कि 2006 में जब आप मेयर बने तब लखनऊ की समस्याएं कुछ और थीं। आज 2024 है, लखनऊ की समस्याएं भी मतलब समस्याएं खत्म नहीं हुई, आपने भी अपने स्तर से काफ़ी कुछ काम करने की कोशिश की। आपको क्या लगता है लखनऊ में किन क्षेत्रों में अभी और सुधार की उम्मीद है? देखिए, लखनऊ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला शहरों में से इसकी गणना हो रही है। जी जी, ये कहीं ना कहीं मुंबई, बंगलौर, चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली ऐसे शहरों के आसपास अपने आप को छूता हुआ पा रहा है। जी जी, लखनऊ मैंने वो भी देखा है जहाँ कच्ची गलियाँ भी देखी हैं, बगैर सीवर की जगह भी देखी हैं, और आज बड़े बड़े एक्सप्रेसवे से लेकर बड़े बड़े पुलों का मैं समझता हूँ कि 7-8 साल में योगी जी के कार्यकाल में यहाँ पर लगभग 17-18 पुल बने होंगे, मेट्रो बनी है, हवाई अड्डा बिल्कुल इंटरनेशनल सा दिखाई पड़ रहा है। 3-3, 4-4 जो रेलवे स्टेशन हैं आज वो अपने सौंदर्य के लिए विख्यात हो रहे हैं। जी जी, तो बदला हुआ ये यूनिवर्सिटीज़ लखनऊ में हो गई हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कई हो गई, कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई, कई वैसे जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हैं हो गई। ये एजुकेशन का हब बना, ये मेडिकल हब बना। अपोलो आया, वेदांत आया प्राइवेट में, नया अटल बिहारी वाजपेयी का जी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज और बना, यूनिवर्सिटी बन गई KGMU, और लोहिया हॉस्पिटल बना। उसके बाद अभी कल्याण सिंह जी का नाम से कैंसर का बहुत बड़ा बना है। जी जी, तो ये एजुकेशन हब बना। स्पोर्ट्स में अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सब सेंटर माननीय अटल जी ने मेरे अनुरोध पर बनाया था। जी जी, तो आज ये स्पोर्ट्स का भी केंद्र है, शिक्षा का भी केंद्र है, स्वास्थ्य का भी केंद्र है, और इसके साथ साथ आज ये
राजनीति का भी केंद्र है। जी जी। तो मैं कह सकता हूँ लखनऊ अपने आप में अपनी एक हैसियत रखता है। सर अभी अटल जी का जिक्र आपने किया, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की बात की जाए तो अगर उनको आपका राजनीतिक गुरु कहा जाए तो गलत नहीं होगा, तो उनकी ऐसी कौन सी एक स्मृति या ऐसा कोई संस्मरण होगा? वो मेरे आदर्श थे। बिल्कुल, तो कौन सा स्मृति संस्मरण ऐसा है? मैं विवाह नहीं कर रहा था जी, तो पिताजी कोई आता था बोलते थे अटल वंशी है जी। तो अटल जी को बात पता चला तो बुला के मुझे बोले जी कि अटल बनना तो आसान है, जी जी, अटल वंशी होना बहुत मुश्किल काम है। जी और मैंने विवाह नहीं किया है इसलिए दूसरा विवाह ना करे, ये मूर्खता है। जी। और शादी भी करो, मैं शादी में आऊँगा भी। तो अटल जी के बहुत सारे संस्मरण हैं। जी जी, अगर संस्मरण लिखूँ तो कई किताबें लिख सकती हैं। आखिरी चुनाव का तो उनका पूरा देखने में, 5 चुनाव का उनके संचालन समिति का था, जी जी जी, कार्यालय का इंचार्ज था। और लास्ट चुनाव में तो बहुत सारी चीज़ें, सारा कुछ ही देखा था मैंने। जी जी। सर प्रदेश में जब 2017 में चुनाव जीतकर भाजपा जब पहली बार योगी सरकार बनी थी, आपको उसमें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। आपने बहुत करीब से उनके साथ काम किया है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ, तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनके वर्क कल्चर के बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें। गजब का डिवोशन है योगी जी में। जी, और मैं समझता हूँ योगी जी सा परिश्रमी जी, राजनेता मिलना बहुत मुश्किल है। हालांकि ये उस सीमा को तो मैं नहीं उससे तुलना करूंगा आदरणीय मोदी जी से, जी जी, क्योंकि मोदी जी को मैं राजनेताओं में नहीं, जी जी, वो शायद दुनिया के अलग प्रकार के जी जी, बने हुए मनुष्य हैं। जी, उनमें दैवी गुणों का समावेश है। लेकिन योगी जी का उनके बाद अगर उत्तर प्रदेश में किसी का जिक्र किया जाता है, जी जी, उत्तर प्रदेश से संदर्भ हम लेंगे, जी जी, तो योगी सा कोई नहीं। जी। सर आप जब उप मुख्यमंत्री थे, आपके पास प्रदेश की उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा का प्रभाव था आपके पास, आपने क्या ऑब्जर्व किया है अपने इतने लंबे कार्यकाल में कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो इसमें सही नहीं थी इस क्षेत्र में, और आप अपने स्तर से थोड़ा बहुत सही कर पाए उसको? नहीं, देखिए तो चैलेंज था मेरा नकलविहीन परीक्षा, जी वो मैंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से जी जी, और कोर्स शेड्यूल को, पूरा पाठ्यक्रम को बदला। जी जी, जो 1947 से चला आ रहा था जो पाठ्यक्रम, उसको बदला। जी 2.5 महीने की परीक्षाओं को हमने 12 दिन और 14 दिन में करा। जी, और फिर टेक्नोलॉजी लगा के, CCTV कैमरे लगा के, परीक्षा केंद्रों का पर रोक लगा के, जी जी, और 100 केंद्र को समाप्त करके जी नकल विहीन परीक्षा एक मॉडल बनाया। जी जी, और मैं कह सकता हूँ कि NCERT का कोर्स लागू करना, नई शिक्षा नीति उसमें बनी नहीं थी, मैं भी उसमें विशेष आमंत्रित के तौर पर शिक्षा नीति बनाने वाली टीम में था। जी जी, तो मुझे पता था कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सुधार मैंने पहले से प्रदेश में शुरू कर दिए थे। और उत्तर प्रदेश भारत का पहला प्रदेश बना था जिसने नई शिक्षा नीति को जी सबसे पहले लागू किया। जी जी। सर अभी नकल विहीन परीक्षा का आपने जिक्र किया, उसी से संबंधित मेरा इत्तेफाक एक क्वेश्चन भी है। सर पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है, और हाल में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मैं आपको राज्यसभा की एक क्लिपिंग दूंगा। जी आदरणीय जो पहले के शिक्षा मंत्री थे भारत सरकार के, जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, जी जी जी, तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने संसद की चर्चा के दौरान राज्यसभा में कहा जी कि ये बिल लाया गया, जी जी, जो बिल लाया गया है नीट के बाद जी। नकल रोकने का, जी तो उन्होंने कहा कि इसमें अधिकांश भाग वही है जो दिनेश जी शिक्षा मंत्री थे वो बनाए। ये उन्होंने भाषण में बोला कि मैं शिक्षा मंत्री था, जी जी, यानी प्रकाश जी ने कहा। हाँ हाँ, और ये सारी वही बातें हैं जिसके आधार पर दिनेश जी ने उत्तर प्रदेश में रोका था। और सभी ने शासन की तरफ से स्वीकार भी किया जी। कि यूपी मॉडल था जो अब देश का मॉडल बना है। सर लेकिन जो यूपी में जो पेपर लीक की जो घटनाएं होती हैं, जो कई सारे ऐसे एग्जाम हुए जिनमें पेपर लीक की मामले सामने आए, आपको क्या लगता है इसके मूल में क्या वजह है? नहीं, देखिए अगर आप इतना क्यों आप उठा के देखिए, मेरे 5 साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ जी। एक भी सिंगल पेपर, और 60 लाख बच्चे बैठे थे। ऐसा क्या है जो अब नहीं हो पा रहा है? नहीं जी। अभी भी जो माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जो कॉम्पिटिटिव में भी रोक लग गई थी। देखिए कॉम्पिटिटिव के 1-2 पहले क्या था कि ये लोग एक संगठित गिरोह के माध्यम से कुछ लोग इसको लीक करते थे, जी जी, उसकी चर्चा नहीं करते थे।
अब योगी जी के समय इतनी कड़ाई है, कठिनाई है जी कि जरा सा भी की सुगबुगाहट भी हुई तो वो कैंसिल हो जाती परीक्षा, या उसमें लोग तत्काल अरेस्ट हो जाते हैं। जी जी तो उसकी चर्चा बनती है। जी 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 लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो इतनी पारदर्शी परीक्षाएं, जी चाहे वो प्रतियोगी हों चाहे जी जी शैक्षिक हों, जी पहले कभी नहीं हुई। सर, आपको हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति की उप समिति का संयोजक बनाया गया है, तो उसके लिए पहले आपको बधाई हमारी तरफ से। और एक सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल है राजभाषा से रिलेटेड कि दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में, कुछ राज्यों में आपने देखा होगा, देखते सुनते रहते होंगे कि जो हिंदी को लेकर जो थोड़ी बहुत कड़वाहट है। जैसे कर्नाटक में अभी एक ऑटो ड्राइवर जो है अरेस्ट हुआ था, एक महिला हिंदी में बात कर रही थी तो काफ़ी हिंसक हो गया था और उसके ऊपर हाथ उठा दिया था। तो ये एक घटना थी, वो गिरफ्तार भी हुआ बाद में। तो और कन्नड़ लोग थोड़ा जो है हिंदी को लेकर, देखिए जो नई शिक्षा नीति आई है जी जी उसने इन विभेदों को दूर किया है सर। लेकिन हम अपने उत्तर प्रदेश में तमिल, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला ये सब पढ़ा रहे हैं पूरे प्रदेश में, यूनिवर्सिटीज़ में। और अब दक्षिण में भी हिंदी चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चाहे कंपलसरी के रूप में तमाम प्रदेशों में पढ़ाई जा रही है, एक दो प्रदेशों को छोड़ के, तमिलनाडु ऐसे जैसे। तो उसमें इसका जो विरोध का भाव दक्षिण में था वो काफ़ी कम हुआ है और लोग स्वतः से हिंदी बोलने लगे हैं। ये चीज़ें धीरे धीरे जाएंगी। बीजेपी सरकार का और मोदी जी का यही है कि सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान हो, किसी को थोपा नहीं जाए। जी जी सर, दिल्ली में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है हाल ही में, और जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने कहा है कि अब जनता जब मुझे चुनाव जिताकर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी तभी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा दोबारा। अब जाहिर सी बात है, सर्टिफिकेट तो कोर्ट देता है जी, वहाँ मुकदमा चल रहे हैं जी। अब ये थोड़ी होगा सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा तो उसको कोई पलट देगा जी जी, पहली चीज़ जी। दूसरी चीज़, अगर वो जनता को निर्णय मानना है जीत हार के आधार पर, तो जनता ने अभी जब शराब कांड हुआ जी, उसके तत्काल बाद जी जी, इनके साथ सिंपैथी अगर होती जी जी, जेल में थे तो ज़्यादा सिंपैथी थी बिल्कुल, तो वो लोकसभा के चुनाव हुए और 7 के 7 हार गए। तो इसके मतलब जनता ने आपको जी भ्रष्ट माना है जी, और कोर्ट ने भी माना, क्योंकि आप ये बहुत लंबे समय तक आपको जेल में रहना पड़ा जी जी, और अभी भी हो सकता है आगे रहना पड़े क्योंकि वो कोर्ट का डिसीजन हुआ नहीं है जी जी। तो इसलिए ये कह के सिंपैथी पाना जी, ये एक पॉलिटिकल पर्सन को शोभा नहीं देता। इनकी मजबूरी थी इस्तीफा देना कि माननीय न्यायालय ने ये कह दिया था कि आप ना तो किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं ना आप ऑफिस जा सकते हैं। तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता था, इनको तो जेल में ही दे देना चाहिए था इस्तीफा, लेकिन वो जान के रहे और जान के रहने के बाद वो फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हो दोबारा बनने की? इसका मतलब है कुर्सी की लालच है इनको जी जी। सर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, अभी हाल ही में अमेरिका दौरे पर गए थे। उनका दौरा काफ़ी वजहों से सुर्खियों में भी रहा, कई सारे इवेंट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने वहाँ पे की। उसमें एक इवेंट में उन्होंने कहा कि जो है भारत जब एक निष्पक्ष जगह बन जाएगा तब कांग्रेस आरक्षण खत्म कर देगी। बाद में इस पर उन्होंने सफाई भी दी कि हम आरक्षण को बढ़ाकर 50% से ऊपर करेंगे। मुझे जो गया था मन में होता है ना वो मुझ से निकल आता है जी जी। नेहरू जी भी तैयार नहीं थे, इंदिरा जी भी की अगर आप रिकॉर्डिंग सुन लें जी, तो हमेशा कहते थे कि नहीं हम आरक्षण जहर है, अभिशाप है जी जी, ये बोलते थे। तो राहुल जी भी कह रहे हैं वो बीजेपी को बदनाम कर रहे थे केवल, लेकिन अंदर से उनकी रणनीति दूसरी थी जी। बीजेपी से वो क्यों कर रहे थे बार बार कि उन्होंने देखा कि बीजेपी ने पहली बार देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से दिया, पहली बार देश का मतलब राष्ट्रपति आदिवासी दिया, उन्होंने राष्ट्रपति दिया तो दलित दिया, बीजेपी ने राष्ट्रपति दिया तो मुस्लिम अब्दुल कलाम दिया। तो उनको लगा कि ये सारी जातियां जो अब जातिवाद का वो एक हवा दिखाते थे उससे वो मुक्त हो रहे हैं, और लोग देश की डेवलपमेंट में अपनी जाति को भूल के देश के विकास में लग रहे हैं। तब उनको लगा कि इस पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री को हटाओ तो उसके लिए वही फार्मूला अपना दिया, उल्टा वाला अफवाह वाला जी जी। और जब चुनाव खत्म हो गए तो अब लोग जान रहे कि उनका वो शगुफा था 8,500 खटाखट चटापट पटापट आ जाएंगे। तो आज कर्नाटक की सरकार में अभी तक तो खटाखट हुआ नहीं 8,500,
जहाँ कांग्रेस की है, हिमाचल में खटाखट फटाफट चटापट नहीं हुआ। वहाँ तो उन्होंने ओल्ड पेंशन लागू करने का वादा किया था। अब जो वर्तमान की तनख्वाह मिल रही वो भी नहीं मिल पा रही वहाँ पे। तो इनको सबको जवाब देना चाहिए, ये जहाँ जाते हैं चौपट करते हैं। सर 2024 के जो चुनाव परिणाम थे वो बीजेपी की अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे। सरकार एनडीए की बनी और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो अपेक्षा की थी वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई। बनारस और अयोध्या जैसी सीटों पे भी चैलेंज फेस करना पड़ा। बनारस में जीत का मार्जिन बहुत कम हुआ। जो अजय राय 2014 में कुछ हज़ार वोट पाए थे, वो इतने कम मार्जिन से हारे वहाँ पे, और अयोध्या तो सीट भी चली गई। आपको क्या लगता है इसके मूल में क्या वजह हो सकती है? जनता का मूड उस समय क्या रहा होगा? नहीं, देखिए, मोदी जी के प्रति विश्वास कम था, ऐसा मैं सही नहीं मानता हूँ। बिल्कुल सर। 2022 के इलेक्शन में बीजेपी को 41.3 ऐसे मिले थे। जी जी। अब के 41.38 मिले हैं। जी जी। यानी पहले से पॉइंट कुछ % ज़्यादा वोट हमको 2022 के अपेक्षा मिले हैं प्रतिशत। जी जी। यानी वोट बीजेपी के कम नहीं हुए। ये कहना कि उनकी लोकप्रियता कम हुई ठीक नहीं है। नंबर 1, राजनीति में कभी कभी पोलराइजेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि हमने ज़्यादा वोट पाया भी, लेकिन कभी कभी सीधे मुकाबला हो गया, कभी प्रत्याशी ऐसा खड़ा हुआ जिसने मेरे वोट काट लिए, तो उसके कारण जो लोकल इक्वेशंस हैं वो बदल जाते हैं। जैसे ये जो पीडीए गठबंधन जो इन्होंने किया, देखिए वो उसकी पोल भी खुल गई। पीडीए कहने से और लोगों को भड़काने से नहीं बनता है, वो अपने आचरण में लाने से भी बनता है। अभी पिछड़े वर्ग की महिला के साथ में दुर्व्यवहार हुआ और नाबालिग के साथ हुआ, एक जगह नहीं 3 जगह हुआ, और समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी या जो वरिष्ठ लोग थे उन पर इसके आरोप लगे। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जो आरोपी थे उनको पार्टी से नहीं निकाला, चाहे कन्नौज हो चाहे अयोध्या हो, और चाहे अभी 3 दिन पहले संभवतः बिजनौर या कुशीनगर कहीं पे अभी एक घटना घटी है, उनके वहाँ नाबालिग लड़की मृत पाई गई, उनके घर की नौकरानी। तो उन नेताओं के खिलाफ, वो विधायक के, सपा के विधायक हैं, वो आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। आपका पीडीए का जो शगुफा था उसकी पोल खुल गई है और लोग मानने लगे हैं कि ये केवल जाति और धर्म के आधार पर वोट लेना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते। सर आपने अभी जैसे बात हो रही हमारी पीडीए गठबंधन की, ये जो हाल ही में मुख्यमंत्री जी के बीच और जो सपा प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनके बीच जो बयानबाजी में जो इतनी कड़वाहट आई, आपको लगता है कि राजनीति में नया है या? देखिए, मुख्यमंत्री जी तो काम पे विश्वास रखते हैं, और आप देखते होंगे जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक अवकाश नहीं लिया है, योगी जी ने भी एक अवकाश नहीं लिया है, जी जी, और लगातार धुआंधार वो काम करते जाते हैं, लोगों का दौरा करते जाते हैं। लोगों को दर्द है। अब कोई किसी विपक्ष के लोगों ने कुछ किया तो है नहीं, जी जी, तो उनको लगता है कि योगी नाम बड़ा है, जी, तो योगी जी का नाम लो तो हम चर्चा में आ जाएंगे। जी। तो चर्चा में आने के लिए लोग योगी जी पे कटाक्ष करते हैं, जिससे बराबर से उनकी भी न्यूज़ आवे। सर एक राजनेता के तौर पर जितनी आपकी इतने सालों का पॉलिटिकल अनुभव है और चुनाव जीतने हारने का पैटर्न आपने देखा है, एक राजनेता के तौर पर ऐसी 2024 में जो रिजल्ट आया उसमें ऐसी कौन सी सीट थी जिस पे किसी का जीतना या हारना आपको सबसे ज़्यादा व्यथित किया? सबसे ज़्यादा किसी की जीत या हार से आप सबसे ज़्यादा व्यथित हुए, ऐसी कौन सी एक सीट थी? नहीं, देखिए सबसे बड़ी तो यही थी आपका जो अयोध्या जी, अयोध्या सीट का अफसोस अभी तक है। अयोध्या हमारी परंपरागत सीट थी, जाति के नाम पर वहाँ पर लोगों का पोलराइजेशन किया गया जी। ये दुखद था भारत के लोकतंत्र के लिए। सर हरियाणा में चुनाव है और अभी 3 दिन पहले ही भाजपा अध्यक्ष ने जो है वहाँ का संकल्प पत्र पेश किया है। उसमें उन्होंने 20 वादे किए हैं, 20 गारंटियाँ दी हैं। इधर कांग्रेस ने भी 7 गारंटियाँ दी हैं, लेकिन इन गारंटियों में जो है मेनली फ्रीबीज पे बात की गई है कि हम स्कूटी दे देंगे, हम टैबलेट दे देंगे, हम पेंशन देंगे महिलाओं को, हम इतने 1000 रुपये दे देंगे, हम उतने 1000 रुपये दे देंगे, हम फ्री आवास दे देंगे, फ्री बिजली दे देंगे। तो आपको लगता है कि एक नए राजनीति के नए दौर की शुरुआत है? देखिए मोदी जी ने क्या, मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट था जी, मोदी जी के अगर शब्दों पे बात की देखिए तो दीनदयाल जी का विचार मोदी जी का विचार रहा। जी जी, कुएं में कोई गिरा पड़ा हो जी जी, तो वो थोड़ा ऊपर उठे, ऊपर वाला थोड़ा नीचे झुके, दोनों के हाथ मिले और दोनों बराबर जमीन पे आ जाए, जी जी, यानी गरीबी से ऊपर उठाना। इसीलिए 4 जाति का ही
महिला एक जाति, किसान एक जाति, युवा एक जाति और गरीबी एक जाति, जी जी इन चारों का उन्नयन हो, समृद्धि हो, जाति से हम लोग दूर हटें। जी और उसके लिए उन्होंने तमाम शहरी लोगों का समस्या क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, इसके लिए लोग वो परेशान होते हैं। किसान बीज के लिए परेशान होता है, किसान सिंचाई के लिए होता है, किसान सम्मान निधि देख के उससे निश्चित किया छोटे छोटे खर्चों से, शौचालय देख के महिला के सम्मान की रक्षा किया कि उसको न करना पड़े। और उन्होंने आवास इसलिए दिए कि आवास एक सपना होता था। जी जी महिला के घर की लड़की की विवाह की खर्चा सरकार उठाएगा इसलिए कि वो उस समस्या से पूरे साल पैदा होने से, बड़ा होने से और बुढ़ापे तक का वो यही लड़की के विवाह के लिए करता हुआ चला जाता था। शिक्षा कहाँ से होगी? मुफ्त शिक्षा की, बालिकाओं की खास तौर से सरकारी स्कूलों में मुफ्त की शिक्षा हुई। जी जी तो जो मुख्य समस्याएं थी, दवा इलाज था, कहाँ से करेंगे? आयुष्मान कार्ड दे दिया कि लोगों को उससे मिल रहा है। तो लोगों की जो मूल आवश्यकताएं थी, रोटी, कपड़ा और मकान, जी जी स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, इससे उन्होंने उनको मुक्त किया। अब थ्योरी समझिए, ये अर्थशास्त्र की थ्योरी एक तरीके की है कि अगर ये मूल समस्याओं से आदमी निश्चिंत हो जाता है तो वो आगे की प्रगति की तरफ आगे बढ़ता है। जी और लोगों ने नई सोच के किसी ने बिजनेस शुरू कर दिया स्टार्टअप से, किसी ने मेक इन इंडिया के तहत अपने वहाँ कुछ बनाना शुरू कर दिया, किसी ने जो मुद्रा लोन है उसके द्वारा नए नए छोटे छोटे रोजगार शुरू कर दिए, कहीं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का काम हो गया। तो ये ऐसी प्रथा चली कि हमारा रहन सहन का स्तर उठने लगा और 25 करोड़ लोग 5 वर्षों में गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। यही भारत का अर्थशास्त्र है जो आज हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। जी जी तमाम कोरोना ऐसे वायरस के बाद भी हमारी बचतें आज भी हमारी स्थिरता के भाव में है। मुद्रास्फीति स्थिर है, बल्कि नीचे की तरफ जा रही है। जी सर यही, लेकिन जब काम अगर केजरीवाल जैसे दिल्ली में करते हैं, फ्री बस राइड दे दी महिलाओं को जिससे सहूलियत हो, फ्री बिजली दे दी गरीबों को कि आप 100 यूनिट तक आपकी बिजली नहीं, देखिए इसमें अंतर है। मोदी जी में और केजरीवाल जी में अंतर है। जी मोदी जी भी फ्री बिजली दे रहे हैं। जी कैसे दे रहे हैं? उन्होंने सोलर के प्लांट के लिए पैसा दे दिया जी कि घर पे लगाओ, सरकार का बिजली का घाटा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। केजरीवाल ने इधर बिजली फ्री करी, उधर बिजली के कारखाने में कर्मचारियों की तनख्वाह बंद हो गई। तनख्वाह कहाँ से है? आमदनी बढ़ाना है तो उन्होंने 1 यूनिट के बाद जो खर्चा है वो 4 गुना 10 गुना बिजली का बिल लगाकर भेज दिया। जी बिजली अगर 24 घंटे आना चाहिए तो वो 18 घंटे आने लगी। जी जी तो ये देने से भी बदतर हो गया। मोदी जी का दूसरी तरह हुआ कि हम दे भी रहे हैं लेकिन हम एक उसके साथ में जोड़ दिया, हम जेब से नहीं दे रहे हैं। जी जी सर, हाल ही में कई ऐसी खबरें आई कि योगी सरकार में अंदरूनी खटपट है, केंद्रीय नेतृत्व योगी जी से नाराज है और सीएम डिप्टी सीएम की आपस में नहीं बन रही है। आपको क्या लगता है ये सब ऐसी चीज़ें कोरी अफवाह थी, या अगर ये कहीं से उठी तो कैसे इनकी सुगबुगाहट शुरू हुई? देखिए, विपक्ष, मैंने कहा ना, इसमें बेरोजगार है, खाली है जी। और खाली दिमाग शैतान का। बिल्कुल। तो वो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा एक ना एक दिन मचाया करता है। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, केशव जी, सब एक दूसरे के, प्रदेश अध्यक्ष सब एक दूसरे के पूरक हैं और एक बेहतर समन्वय के साथ सरकार चला रहे हैं। सर एक हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। एक वन नेशन वन इलेक्शन पर जो कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पास किया है, अभी अगले सत्र में शायद उस पर बिल भी आएगा। देखिए, हिस्टोरिकल डिसीजन है जी, और 100 दिन के लिए जो मोदी जी ने वादे किए थे, एक एक करके चुन चुन कर उनको पूरा किया है। 32 पॉलिटिकल पार्टी से समर्थन किया और 15 अभी भी विरोध कर रहे हैं। उनमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मौजूद हैं। लोहिया जी इसके लिए अनशन और प्रदर्शन करते थे कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा। लोहिया जी के आदर्शों पर बनी समाजवादी पार्टी कहती नहीं बनना चाहिए। तो या तो उन्होंने लोहिया जी को छोड़ दिया या लोहिया जी के विचारों को छोड़ दिया, या यह कहें कि लोहिया जी की जो आत्मा है उसने समाजवादियों को छोड़ दिया। अब कांग्रेस का रहा। कांग्रेस के इंदिरा जी की पुरानी क्लिप्स उठा के देखें, वो हमेशा बर्बादी पर जो बखान करती थी। ये जो आचार संहिता साल में एक बार लगी रहती, हर साल लगी रहती, 1 महीना 2 महीना जाता है, उस पर बोलती थी। तो मुझको लगता है कि सभी को मानना चाहिए, राजनीति से अलग हटके एक अच्छा डिसीजन है। सर अंतिम सवाल, और इसको लाइटर नोट पे थोड़ा ख़त्म करेंगे कि अटल जी की कमी आप मौजूदा राजनीति में कितनी महसूस करते हैं, और अगर अटल जी होते तो परिस्थितियाँ क्या हो सकती थी? जो जन्मा है उसको जाना होगा एक दिन। जी जी। ये भी बात सही है।
और पूर्ण आयु माननीय अटल जी ने अपनी प्राप्त भी की, लेकिन वो और रहते ये हम सबकी इच्छा रही है। जी जी। लेकिन अगर कहें अटल जी की कमी कौन पूरा करेगा, तो अटल तो स्वयं में अटल थे। अटल का विकल्प नहीं हो सकता। अटल के लाइन पर चलने वाले लोग हो सकते हैं, जी जी। लेकिन वो अटल नहीं हो सकते। जी जी। लेकिन फिर भी अटल जी की मान्यताएं भाजपा की मान्यताएं थी, जी और अटल जी की प्राथमिकता बीजेपी की नीति रीति सिद्धांत थे, जी। और उन रीति नीति सिद्धांतों का संवाहक के रूप में सबसे अच्छा प्रतिपादन करने वाला कोई अगर है तो आदरणीय मोदी जी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका।